ने आकार लिया था। मुझे प्रसन्नता है कि पूरे एक वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने सारी चुनौतियों को सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, उनका सामना ही नहीं किया, अपितु उन पर विजय प्राप्त करने की भी शुरुआत की है। आज पूरे देश में निराशा के स्थान पर आशा का संचार हुआ है, विश्वसनीयता बढ़ी है, निर्णय प्रक्रिया में गति आई है। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात, घोटाले की बात एक वर्ष में सामने नहीं आई। प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने पर काम किया गया है। प्रक्रियाओं में जो विलंब होता था उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। अनेक स्थानों पर राज्य सरकारों के पास और केंद्र सरकारों के पास विवेकाधिकार थे जो भ्रष्टाचार को जन्म देते थे। विवेकाधिकार को समाप्त किया गया है और राज्य और केंद्र के संबंध अच्छे रहें, मजबूत रहें। राज्य विकसित होगा तो देश विकसित होगा। इस भावना के आधार पर राज्यों के अधिकारों में बढ़ोतरी करना, राज्यों की निर्भरता समाप्त करना और राज्य तेजी से आगे बढ़ें, इस दृष्टि से प्रयास किए गए। पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हमारे देश के रहें और बाकी जो देश हैं उन देशों से भी हमारा अच्छा संबंध बढ़े, निवेश के लिए अनुकूल माहौल बने। इस दृष्टि से लगातार प्रयत्न प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है और आप सब लगभग उससे समय समय पर अवगत होते ही रहते हैं। आपको ध्यान है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो देश की विकास दर 5% थी। आज साल भर में बढ़कर 7.4% हुई है। महंगाई की दर 10% से अधिक हुआ करती थी। पूरा नियंत्रण तो नहीं हुआ, लेकिन आज महंगाई की दर 5% के आसपास है। ब्लैक मनी की बात आडवाणी जी ने शुरू की थी। चुनाव के दौरान भी हमने ब्लैक मनी के विषय को काफ़ी गंभीरता से जनता के सामने रखा था और हमारी जवाबदेही उस विषय के प्रति है। इसलिए मोदी जी की अध्यक्षता में जो पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उस बैठक में ही काले धन के मामले पर कार्रवाई करने के लिए SIT के गठन की अनुमति प्रदान की गई। ब्लैक मनी विदेशों में जो जमा है उससे संबंधित एक बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया और जो पारदर्शिता की अपेक्षा सारे देश को थी। आप सबको ध्यान में होगा कि जब CAG ने कोल आवंटन के मामले में यह कहा था कि कोल आवंटन की जो वर्तमान प्रक्रिया है उसके कारण 1,76,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है, तो उस समय बहुत सारे बुद्धिजीवियों को भी ये लगता था कि इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता और कई लोगों ने उस समय अपनी टिप्पणियां भी की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोल माइंस को निरस्त किया। उसमें से अभी 33 कोल माइंस की नीलामी हुई है। उसमें 2 लाख करोड़ से अधिक राजस्व राज्य सरकारों को प्राप्त होगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो CAG ने कहा था वो तो सही था, लेकिन अगर हम इस राशि को देखें तो ऐसा लगता है कि CAG का भी आकलन कम ही था, क्योंकि जब 204 ऑक्शन होंगी तो कितना राजस्व प्राप्त होगा, इससे हम अंदाज लगा सकते हैं। स्पेक्ट्रम का भी ऑक्शन हुआ। 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व
सरकार को प्राप्त हुआ। खनिज आवंटन की बात बहुत चलती थी। MMDR एक्ट 1957 हमारे यहाँ विद्यमान था। गत 5 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने कई विषयों पर निर्णय दिए, टिप्पणियाँ दी, शाह कमीशन की भी रिपोर्ट्स आई और उसके कारण लगता था कि इसमें भी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए। MMDR को हम लोगों ने संशोधन किया, राज्यसभा में भी पारित हुआ, लोकसभा में भी पारित हुआ और पारदर्शिता की एक तौर से पहल इस सरकार के माध्यम से लगातार हो रही है और मैं समझता हूँ कि यह पहल संतोषजनक है। इससे निश्चित रूप से आने वाले कल में परिवर्तन आने वाला है। हमारा देश किसान और गरीब बाहुल्य देश है। किसानों की बात तो सामान्य तौर पर सभी लोग करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो वो किसान को अन्नदाता कहता है, कोई भी सामाजिक संस्थाएं हों सब किसान की बात करते हैं और ये बात सही है कि किसान पर हमारी निर्भरता है। किसान हमारी बड़ी मानव संसाधन है, हमारी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। लेकिन इतने लंबे समय तक लगातार हम लोगों के ध्यान में आता है कि खेती का धंधा घाटे का धंधा बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ काम इस दिशा में किए हैं, वो आप सब लोगों के ध्यान में है। लेकिन अभी पहली बार ये हुआ 66-67 साल में कि प्राकृतिक आपदा से किसान जब परेशान होता था तो 50% से ज़्यादा नुकसान होता था तो ही केंद्र सरकार उस पर विचार करती थी। इस बार जब ओलावृष्टि हुई तो प्रधानमंत्री जी ने सभी वरिष्ठ मंत्रियों को हर राज्य में भेजा और उसके बाद बैठक की तो सभी मंत्रियों ने आकर कहा कि अगर केंद्र सरकार पॉलिसी नहीं बदलेगी तो किसी किसान को केंद्र सरकार की कोई मदद नहीं हो पाएगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि 50% जो नुकसान का मानदंड है उसको घटाकर 30% किया जाए और जो मुआवजे की राशि है उसको भी 1.5 गुना बढ़ाया। 8,500 करोड़ रुपया किसानों को ऋण देने के लिए प्रावधान किया। और जैसे एनडीए की गवर्नमेंट पहले थी, वाजपेयी जी के समय में यह सुनिश्चित किया गया था कि हर गांव को डामरीकृत सड़क से जोड़ना। एक बड़ा हिस्सा डामरीकृत सड़क से जोड़ गया है लेकिन अभी कुछ बचा है। उस हिस्से को भी जोड़ने के लिए 50,000 किलोमीटर नई सड़कें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें बनेंगी, उसका प्रावधान भी किया है। लेकिन इसी तर्ज पर गांव को सड़क से जोड़ना तो खेत को सिंचाई से जोड़ना, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका भी सृजन किया गया है। जब हर खेत में पानी पहुंचेगा तो निश्चित रूप से किसान की माली हालत सुधरेगी। गरीबों के कल्याण की दृष्टि से भी सरकार ने अनेक कदम उठाए। पिछले दिनों आपके ध्यान में 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू करेंगे और उस समय ये बात थी कि देश में 120 करोड़ आबादी है, 30 करोड़ परिवार निवास करते हैं, 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग सेवा से नहीं जुड़े। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 अगस्त को कि इसको हम 15 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे और 26 जनवरी 2015 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उस समय भी लोगों को लग रहा था कि सालों में जो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया वो 6 महीने में कैसे होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बैंक के सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया और 15 करोड़ 8 लाख बैंक अकाउंट इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों के नए खोले गए
और मुझे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है कि गरीब आदमी की हिंदुस्तान में ताकत कितनी है, इस योजना के बाद पता चला। जीरो बैलेंस पर ये अकाउंट खोलने की बात की गई थी, लेकिन इस अकाउंट पे गरीब आदमी ने 100 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये जमा करके 15,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया। यह इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब अकाउंट खुल गए, उसी का परिणाम है कि अकाउंट में सब्सिडी दी जाए। ये बातें तो बहुत लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन 13 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों के अकाउंट में सब्सिडी के रूप में गया है। इससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार भी समाप्त हुआ है, पात्र व्यक्ति को सब्सिडी मिली है और एक बड़ी राहत आम लोगों को मिली है, और इससे जो गलत कनेक्शन है वो भी सामने आए। देश में लगभग 50 करोड़ की ऐसी आबादी है जो असंगठित कामगार के रूप में काम करते हैं। सरकारी आंकड़ा 43 करोड़ है एक सर्वे एजेंसी के माध्यम से, लेकिन मैं कुछ समय लेबर डिपार्टमेंट में रहा तो मैंने 5-6 महीने रहकर देखा कि यह 50 करोड़ से अधिक है। और इसलिए ऐसे असंगठित 50 करोड़ लोगों को स्मार्ट कार्ड देने की योजना हम लोगों ने बनाई। संगठित क्षेत्र का जो ईपीएफओ से जुड़ा मजदूर था उसको पेंशन 200 रुपया, 300 रुपया मिलती थी, उसको मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया मिले, यह सुनिश्चित हम लोगों ने किया। अभी हाल ही में आपने देखा 3 योजनाओं की शुरुआत हुई है। 1 रुपया महीना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन योजना। अब ये योजनाएं रस्मी नहीं हैं। पहले जो योजनाएं बनती थी अनाउंसमेंट होते थे, लेकिन उनका जो स्केल था वो इतना छोटा होता था कि ऊंट के मुंह में जीरा। जैसे इंदिरा आवास योजना है, 60 साल से चल रही है, आज भी आवासहीन ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि उसका वॉल्यूम इतना कम है कि वो जब नीचे आती है तो एक गांव में एक ही व्यक्ति को आवास मिल पाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब मेक इन इंडिया की बात की, स्किल इंडिया की बात की, तो उन्होंने कहा स्किल इंडिया भी जरूरी है, और इसलिए 15 करोड़ परिवारों तक अकाउंट खोले। और इन योजनाओं के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है, जिसमें खेतिहर मजदूर भी आएगा, सड़क पर गिट्टी फोड़ने वाला मजदूर भी आएगा, ठेला चलाने वाला भी आएगा, गाड़ी का ड्राइवर भी आएगा, गोलगप्पे बेचने वाला भी आएगा, हाथ ठेला पर सब्जी बेचने वाले भी आएगा। ऐसी देश की आधी आबादी इन योजनाओं के माध्यम से कवर करनी है। बैंकों को इनके लिए अधिकृत किया गया है, और यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा हमारे देश के गरीब आदमी को मोदी सरकार के द्वारा दी गई है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 52% आबादी नौजवानों की है। बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, और इस चुनौती से निपटना है तो इसके 3 ही मार्ग हैं। एक मार्ग है सरकारी नौकरी, जिसमें सीमित साधन है। दूसरा मार्ग है अपना उद्योग स्थापित करना, वो हर आदमी के बस का नहीं है। तीसरा मार्ग है कि उद्योग में लोगों को रोजगार के अवसर मिलें, और इसलिए मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात कही है। देसी निवेश भी बढ़े, विदेशी निवेश भी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन का काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर खड़े हों, और हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। लेकिन आज की जो परिस्थिति है और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार का मामला है, वह निश्चित रूप से डिग्री आधारित नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है हाथ में हुनर होना, और इसलिए मोदी जी ने स्किल इंडिया की बात कही। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई, जो मिनिस्ट्री ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। सरकारी, गैर सरकारी और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट अभियान ये पूरे देश में चलाने का निश्चय हुआ है।
प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन केंद्र जगह जगह खोले जा रहे हैं। 500 इंक्यूबेशन सेंटर एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा खोले जा रहे हैं, ये जहाँ बड़ी मात्रा में ट्रेनिंग हो। हम लोगों ने अप्रेंटिस एक्ट का भी बदलाव इसी दृष्टि से किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेंड हो सकें, और बेरोजगारी की चुनौती जो है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकें। इस दृष्टि से ये बड़ा प्रयत्न मोदी सरकार का है। अधोसंरचना की दृष्टि से 8000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बने, उस पर काम शुरू हो गया है। पुराने 8000 किलोमीटर सड़कें जो बदहाल हालत में पड़ी थी, किसी का ठेकेदार भाग गया था, किसी का कोर्ट में मामला चल रहा था, कोई वाइल्ड लाइफ से क्लियरेंस नहीं था, ऐसे सारे मामलों को निराकृत करके उन 8000 किलोमीटर सड़कों पर भी काम प्रारंभ कराया गया है। यूपीए की गवर्नमेंट के समय 2 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी। मोदी सरकार के समय में 11 किलोमीटर प्रतिदिन आज सड़क का निर्माण हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में यह बात पहले से थी कि गौड़ जो वनोपज है उसका मूल्य, समर्थन मूल्य हम लोगों ने पिछले 2-3 साल पहले निर्धारित किया था, और ये कोशिश थी कि आदिवासी को उसकी वनोपज का उचित मूल्य मिल जाए, लेकिन पूरे देश में नहीं था। आज पूरे देश में वनोपज का समर्थन मूल्य निर्धारित करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। इससे चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो जहाँ वनोपज है और आदिवासी उसको तोड़कर लाता है, लोग औने पौने दाम पे उसको खरीद लेते थे, अब उसका समर्थन मूल्य तय हो जाएगा। इससे निश्चित रूप से आदिवासियों को उनका अधिकार और उचित मूल्य मिल सकेगा। विदेश के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो मोदी जी लगभग आज दिनांक तक 57 दिन तक इस पूरे वर्ष में विदेश यात्रा किए हैं। यूपीए सरकार के समय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा होती थी तो न तो देश में मालूम पड़ता था, न विदेश में मालूम पड़ता था। आज मोदी जी की विदेश यात्रा होती है तो देश में भी हलचल है और दुनिया में भी हलचल है। इससे उनकी विदेश यात्रा की सफलता का अंदाज हम सब लोग लगा सकते हैं। राज्यों को पक्षपात यूपीए सरकार के समय बहुत किया जाता था, और आप सबके ध्यान में है कि हम लोग सरकार में भी थे तो सरकार के कार्यक्रम के साथ हमारा एक कार्यक्रम ये रहता ही था भेदभाव और पक्षपात का। लेकिन अब मोदी जी ने सुनिश्चित किया है किसी राज्य के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। 14वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आई उसको हूबहू स्वीकार करना, 32% की जगह 42% पैसा राज्यों को देना। और एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, पुजारी यहाँ बैठे हुए हैं, जब हम लोग मंत्रालय में आए थे तो 1-1.5 महीने में ही हमने रॉयल्टी बढ़ाने का निर्णय लिया। तो पहले जब रॉयल्टी 5-7 साल पहले बढ़ाई गई थी कभी, तो उस समय पश्चिम बंगाल को बढ़ी हुई रॉयल्टी का लाभ नहीं दिया जाता था, और उसके पीछे तर्क ये था कि पश्चिम बंगाल ने एक माइनिंग पर सेस लगा रखा था, तो ये बोलते थे उनने तो सेस लगा रखा है तो रॉयल्टी का लाभ उनको बढ़ी हुई का नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब हम लोग रॉयल्टी बढ़ा रहे थे तो विषय हम लोगों के सामने था। पुजारी जी ने मुझे बताया ये पॉलिटिकल विषय है, आपको इस पर निर्णय करना है। तो मैंने प्रधानमंत्री से बात की। प्रधानमंत्री जी ने कहा पश्चिम बंगाल या अन्य प्रांत में सरकार किसी भी दल की हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, हमारी सरकार के लिए सभी राज्य बराबर हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल को भी रॉयल्टी का लाभ दिया जाना चाहिए। और इसके कारण पश्चिम बंगाल को भी बढ़ी हुई रॉयल्टी का लाभ मिला, और आज राज्यों के साथ अच्छे संबंध हैं और राज्यों को मजबूत बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। जहाँ तक मेरे विभाग का मामला है, मेरे पास 2 विभाग हैं, एक खनिज है, दूसरा इस्पात है। तो मैंने जैसा पूर्व में बताया कि खनिज विभाग के सामने पारदर्शिता का बड़ा संकट था। अब MMDR एक्ट में परिवर्तन के बाद खनिज आवंटन का एकमात्र रास्ता है, वो है ई-ऑक्शन के माध्यम से। जब यूपीए गवर्नमेंट ने
ये MMDR एक्ट बनाया था उस समय उनने अनेक रास्ते खोल के रखे थे। उसमें पहले आओ पहले पाओ वाला भी रास्ता था और ऑक्शन का रूट भी था, यदि वो पास नहीं करा पाए। लेकिन अब एकमात्र रास्ता ऑक्शन है और इससे निश्चित रूप से पारदर्शिता भी आएगी। खनिज मूल्य का अधिक हिस्सा राज्यों को मिलेगा, जिससे राज्य अनेक कल्याणकारी और विकास के काम कर पाएंगे। मुख्य रूप से इस बार हम लोगों ने इस एक्ट में एक्सप्लोरेशन पर बहुत ध्यान दिया है। हमारे भारतवर्ष का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसमें माइनिंग की संभावनाएं वो 8 लाख वर्ग किलोमीटर में दिखाई देती हैं। और अभी जियो फिजिकल मैपिंग का काम हम लोग GSI के माध्यम से लगभग 15% ही कर पाए हैं। और जो माइनिंग पूरे देश में हो रही है वो टोटल 8 लाख वर्ग किलोमीटर का 1% क्षेत्र पर ही हो रही है, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, सब प्रकार की माइनिंग 1% क्षेत्र पर ही हो रही है। और इसलिए एक्सप्लोरेशन वैसे भी ज़रूरी था और अब ऑक्शन रूट पर हम आ गए हैं, तो इसलिए एक्सप्लोरेशन करना सरकार की जवाबदारी भी हो गई है। और इसलिए हम लोगों ने नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का प्रावधान किया। उसमें रॉयल्टी के बराबर की राशि का 2% राशि आएगी और उस फंड से हम लोग एक्सप्लोरेशन का काम बढ़ाएंगे। और एक्सप्लोरेशन की दृष्टि से पहले GSI और MECL 2 ही संस्थाएं काम करती थी, उसमें हमने और अन्य संस्थाओं को जोड़ा है, नोटिफाई किया है। NMDC हो, सेल हो, मध्य प्रदेश का माइनिंग कॉरपोरेशन हो, छत्तीसगढ़ का माइनिंग कॉरपोरेशन हो। एक्सप्लोरेशन की एक दीर्घगामी योजना केंद्र सरकार बनाए, इस बात पर भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और पूरे देश में एक्सप्लोरेशन का काम बढ़े। अवैध माइनिंग को रोकने की दृष्टि से पहले 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था, अब उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 5 लाख रुपया प्रति हेक्टर जुर्माने का प्रावधान रखा है। 25,000 रुपया इतनी कम राशि थी कि अगर रेत का माइनर भी है तो उसके लिए भी वो बहुत छोटी राशि थी, तो फिर मेजर मिनरल के माइनर के लिए तो उसका कोई मूल्य नहीं था। इसलिए अब हम लोगों ने जब 5 लाख रुपया प्रति हेक्टर किया है, तो अब अगर 10 हेक्टर का माइनर है तो पकड़ा जाएगा तो 50 लाख रुपया जुर्माना होगा। तो फिर उसको सोचना पड़ेगा कि माइनिंग करूं या इलीगल माइनिंग करूं। और ऐसे ही 2 वर्ष की जो सज़ा थी उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 5 वर्ष किया है। इससे इलीगल माइनिंग को रोकने में, नियंत्रण करने में मदद मिलेगी राज्य सरकारों को। और हमारा जो पहले माइनिंग होती थी वो सामान्य तौर पर 30 साल की लीज दी जाती थी, 20 साल फिर डीम्ड रिन्यूअल होता था और 20 साल के बाद राज्य सरकारों का अधिकार था कि मर्जी है तो आप अनंत काल तक दे दो, मर्जी नहीं है तो किसी को मत दो। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो अनंत काल वाली सीमा थी उसको घटा के तय कर दिया कि कोई भी माइंस अब 50 साल के बाद वो ऑक्शन ही होगी। जिसके पास 50 साल हो जाएंगे उसके बाद वो सरकार की संपत्ति हो जाएगी, सरकार उसको दोबारा से ऑक्शन करेगी। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो आप लोगों ने अभी फिल्म में भी देखा, यह बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय है केंद्र सरकार का। हम सबको मालूम है कि जहाँ खनिज है वहीं जंगल है, जहाँ खनिज और जंगल है वहीं आदिवासी है। माइनिंग होती है तो व्यक्ति भी प्रभावित होता है, क्षेत्र भी प्रभावित होता है। और अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि इसी को केंद्रित करके कोई फंड्स एलोकेट हो, कोई योजना हो। बाकी बहुत सारी योजनाएं चलती रहती थी, लेकिन अब हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया, हर जिले में बनेगा। आज मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम इस महीने में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पूरे 51 जिलों में रूल्स वगैरह बना के सब नोटिफाइड कर देंगे। ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है, इसमें पूरे देश में अभी हम लोगों को तय करना है कितनी राशि जाएगी, लेकिन औसत अगर हम देखेंगे तो लगभग 10,000 करोड़ रुपया जिलों जिलों में जाएगा, जो आदिवासी व्यक्ति के कल्याण में भी लगेगा, उसके विकास में भी लगेगा, उसके लिए रोजगार सृजन हो इसमें भी लगेगा और उस क्षेत्र के विकास में भी लगेगा, उस क्षेत्र के पर्यावरण को सुधारने की दृष्टि से भी उपयोग आएगा। इस दृष्टि से माइनिंग विभाग ने ये कुछ अचीवमेंट छोटे मोटे किए हैं, मैंने आपके मध्य रखे हैं। इसी प्रकार से जो इस्पात विभाग है,
यह पूरी तरह नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है। स्टील मंत्रालय की भूमिका एक तौर से समन्वय की भूमिका है। कोई भी निजी क्षेत्र के व्यक्ति अगर निवेश करते हैं और उनको राज्यों के साथ, केंद्र सरकार के अन्य विभागों के साथ समन्वय की ज़रूरत होती है तो इस्पात विभाग अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। लेकिन हमारे भारत सरकार के कुछ उपक्रम भी हैं जो स्टील के क्षेत्र में काम करते हैं। सेल बड़ा उपक्रम है, बड़े प्लांट हैं। अभी सेल के एक्सपांसन और मॉडर्नाइजेशन का काम हाथ में लिया था। मुझे प्रसन्नता है कि 10-11 महीने हमारे सभी सेक्रेटरी साहब और सभी लोगों ने मिलकर, सेल के अधिकारियों ने मिलकर जो तेज मॉनिटरिंग की और उसके कारण हम लोग राउरकेला का एक्सपांसन और मॉडर्नाइजेशन का काम पूरा कर चुके। प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे। वर्णपुर यूनिट का भी काम कर चुके। दुर्गापुर और बोकारो का काम भी हमारा पूरा हो गया है। भिलाई स्टील प्लांट का जो एक्सपांसन का काम है वो सितंबर 2015 में पूरा होगा। सितंबर 2015 में जो सेल की आज उत्पादन क्षमता 13 मिलियन टन उत्पादन क्षमता है, यह सितंबर 15 में बढ़कर 23 मिलियन टन हो जाएगी। यह मतलब 10 मिलियन टन का इजाफा होगा। ऐसे ही सेल के दूसरे और तीसरे एक्सपेंशन के बारे में भी हम लोग विचार कर रहे हैं और उस योजना पर भी काम कर रहे हैं। 2025 तक सेल 50 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र बने, ये हमारी कोशिश है और इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का लगभग निवेश होगा। उस दृष्टि से हमारा विभाग और सेल का बोर्ड काम कर रहा है और स्टील के उत्पादन में निश्चित रूप से 50 मिलियन टन तक हम पहुंचेंगे तो बड़ा योगदान सेल का होगा। RINL जो हमारा दूसरा संयंत्र है, उस संयंत्र का भी एक्सपांसन और मॉडर्नाइजेशन का काम लगभग पूरा हो गया है और जुलाई में प्रधानमंत्री जी को आग्रह मैंने कल ही पत्र लिखकर किया है कि वो उसके लोकार्पण के लिए समय दें, तो विशाखापट्टनम जाने के लिए हम लोगों ने उनको अनुरोध किया है। दूसरा, स्टील के क्षेत्र में रिसर्च की बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जैसे माइनिंग के क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन की कमी है, वैसे ही स्टील के क्षेत्र में रिसर्च की कमी है और इसके कारण हम अच्छी क्वालिटी का स्टील नहीं बना पा रहे हैं। तो इस बार स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया ऐसा संस्था हम लोगों ने बनाई है। उसमें 100 करोड़ रुपया स्टील डेवलपमेंट फंड से दिया है। 100 करोड़ रुपया हमारे स्टील के जो बड़े उत्पादक अपने देश के हैं वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसके माध्यम से स्टील रिसर्च का एक बड़ा काम हम सब लोग करने जा रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम आए थे तो दुनिया में स्टील के हम चौथे सबसे बड़े उत्पादक थे। आज हम दुनिया में तीसरे क्रम के सबसे बड़े उत्पादक हैं। 2020 तक स्टील के क्षेत्र में हम दूसरे क्रम के उत्पादक बने। इस लक्ष्य को लेकर स्टील मंत्रालय काम कर रहा है और हमारे सारे PSUs काम कर रहे हैं। आज मैं मध्य प्रदेश आया था तो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक थी। उसमें 2 विषय थे। एक तो मुख्य रूप से हमको मध्य प्रदेश के साथ बैठकर ये बात करनी थी कि ऑक्शन जल्दी से जल्दी शुरू हो। तो मुझे प्रसन्नता है, आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दे दिया है। सभी विभाग के लोग भी तैयार थे। 3 महीने में मध्य प्रदेश में ऑक्शन प्रारंभ हो जाएगा माइंस का। और दूसरा, DMF का 30 जून तक वो पूरा कर देंगे। यहाँ पर 2 विषय हमारे विभाग से संबंधित थे और बाकी जो है हमारा जो इंदौर में निवेशकों का सम्मेलन था, उस समय आप लोग भी थे तो कुछ बातचीत हुई थी, तो उसकी समीक्षा थी। उस समीक्षा के अंतर्गत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने कमिटमेंट किया था, तो हम लोगों ने 1856 करोड़ रुपए के निवेश का वहाँ शिलान्यास मुख्यमंत्री जी को ले जाके कर दिया। वो एक कमिटमेंट हमारा पूरा हो गया है। मॉयल की उकवा खदान है, उसका विषय भी लगभग निदान की ओर है। इसमें 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे। मॉयल खान की बालाघाट में जो विस्तारीकरण का काम है वो 76 हेक्टेयर का है। वो विषय जैसे ही पूरा होगा तो हम उसमें भी काम करेंगे।
नालको और मोयल दोनों 20-20 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाएंगे और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी मध्य प्रदेश राज्य की PSUs के लिए पॉलिसी आने वाली है, शायद वो एक आध महीने में पॉलिसी फाइनल करेंगे तो हम लोगों को वो जगह बता देंगे तो वहाँ करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि छतरपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, सिरोडिया जी बैठे हुए हैं यहाँ, उस समय बात आई थी कि उस क्षेत्र में कोई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और आयरन ओर टीकमगढ़, छतरपुर और शेवरा तक इस बेल्ट में है। तो हम लोगों ने उस समय कहा था कि 140 मिलियन टन अगर आयरन ओर की उपलब्धता होगी तो 1 टन का स्टील प्लांट लगाएंगे और अगर 40 मिलियन टन मिलेगा तो पैलेटाइजेशन प्लांट लगाएंगे। तो सेल ने प्रॉस्पेक्टिंग का काम बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया है और जैसे ही ये पूरा होगा और हमको जो मात्रा तय है उतनी मात्रा में अगर रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा तो इन प्लांटों पर सेल काम करेगा। नालको का जो इन्वेस्टमेंट है, 2 इन्वेस्टमेंट थे, स्मेल्टर प्लांट का और एल्यूमिनियम रिफाइनरी का, ये भी बॉक्साइड और उसकी उपलब्धता पर है। तो आज सभी लोग आगे बढ़ के और मध्य प्रदेश सरकार और हमारा नालको आगे काम को बढ़ाएंगे और जैसे ही वो उपलब्धता होगी उस काम को हम लोग करेंगे। फिर ऑक्शन की कार्यवाही का मैंने आपको बता ही दिया। MECL जो हमारी संस्था कंपनी है वो पूरा योगदान करेगी मध्य प्रदेश के एक्सप्लोरेशन में, ये आज तय हो गया है। प्रमुख रूप से यही थे। खनिज नीति तो आ चुकी है, माइनिंग जो एक्ट परिवर्तन हुआ वही माइनिंग पॉलिसी है, उसमें सारी चीज़ उल्लिखित है। हमारी पॉलिसी क्या होगी ये सारा चीज़ उल्लिखित है। जहाँ तक ऑक्शन वाला मामला है, मध्य प्रदेश ने 3 महीने में ऑक्शन करने के लिए कहा है। इसी प्रकार से हम सब राज्यों में जा रहे हैं। ऑक्शन ये केंद्र सरकार के माइनिंग डिपार्टमेंट को नहीं करना, ये ऑक्शन हर राज्य को करना है। हर राज्य की अपनी प्रकृति है, उसको विचार करना है, एक्सप्लोरेशन करना है और उसके बाद ऑक्शन करना है। जैसे जैसे राज्य समय दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी फ़िलहाल जो 5 तारीख को राज्य के सचिवों के साथ बैठक हुई